अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो क्वेश्चन है कहता है फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल सफियर इज एफ। अगर दो सफियर्स के दरमियान की जो फोर्स है वो एफ है तो कैलकुलेट करें द फोर्स इफ 50% ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द अदर सफियर। अगर हम किसी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 50% किसी दूसरे चार्ज को ट्रांसफर कर दें तो अब फाइंड करें कि दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो कितनी रह चुकी होगी। आया फोर्स ज्यादा हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी, या दोनों के दरमियान जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, उसमें कितनी चेंज आई होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, लेट Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं। अगर मैं इन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स को चेंज कर दूं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि हमने फर्स्ट चार्ज को हाफ कर दिया 0.5 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द चार्ज Q1। तो जब एक के मैग्नीट्यूड को हाफ कर दिया, 50% मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो दूसरा चार्ज Q2 बन जाएगा 1.5 Q2। अब हम अगर कूलम्स लॉ की इक्वेशन को यूज कर लें जैसा कि F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये हो गई हमारे पास ओरिजिनल फोर्स जबकि हमारे पास दो चार्जेस Q1 और Q2 थे और इन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड की वजह से फोर्स F थी। अब हमने फोर्स फाइंड करनी है जबकि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हैं वो चेंज हो चुके हैं, Q1 प्राइम Q2 प्राइम ओवर R स्क्वायर। हमने इस इक्वेशन का यूज करना है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस चेंज हो चुके हैं। तो इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि Q1 हमारे पास हो चुका है 0.5 ऑफ Q1, दूसरा चार्ज हो चुका है 1.5 ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर हम कांस्टेंट्स को अलग कर लें कि कांस्टेंट्स अलग करते हैं 0.5, 1.5 एंड रिमेनिंग जो रिलेशन रह जाता है उसको पैरेंथेसिस में अलग लिख लेते हैं कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि कांस्टेंट अलग करने के बाद ये जो हमारे पास रिलेशन सामने आ चुका है दैट इज इन इक्वेशन नंबर 1। हम अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन तक वापस चले गए तो ये हमें बताएगा कि फोर्स में कितना चेंज आ चुका है। सो यूजिंग द रेफरेंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो F प्राइम इक्वेशन है कुछ ऐसा बन जाएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर लें तो बनता है 0.75 और इस फैक्टर को अगर हम इक्वेशन 1 से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा F। तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि दोनों चार्जेस के इस मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से जो फोर्स में चेंज आया दैट इज 0.75। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले दो चार्जेस थे इनके दरमियान जो फोर्स थी वो स्ट्रांग थी, उसका मैग्नीट्यूड अगर हम कंसीडर करें कि 1 न्यूटन था तो अब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वही कम होकर 0.75 न्यूटन के करीब हो चुका है। और अगर हम जनरली बात करें तो ये कहा जा सकता है कि अब जो हमारे पास F प्राइम आया है दैट इज 0.75 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस फोर्स। दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हम देखते हैं कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखें तो दोनों चार्जेस के दरमियान की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो चेंज हो जाती है। लाइक अगर हम दो चार्जेस कंसीडर करें, इफ द फर्स्ट चार्ज इज प्लस and the second charge is also plus or having same nature, और इनके दरमियान अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक रख दें तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अफेक्ट होगी और दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। लेकिन ये देखा जाता है कि अगर दोनों चार्जेस के दरमियान अगर हम वही केस ऊपर वाला कंसीडर करें और दोनों के दरमियान अगर हम मेटल फिक्स कर दें तो देखने में ये आता है कि मेटल की मौजूदगी में दोनों चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, यानी फोर्सेस इन बिटवीन दिस टू चार्जेस बिकम्स जीरो। जब हम ये मेटल प्लेट इन दोनों चार्जेस के दरमियान फिक्स कर देते हैं
और इन दोनों के इंटरेक्शन के खत्म हो जाने का मतलब यह है कि मेटल की जो परमिटिविटी है वो इन्फिनिटी है, यानी इतनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाने की वजह से, परमिटिविटी के बढ़ जाने की वजह से जो दो चार्जेस हैं उनके दरमियान की जो फोर्स है वो खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। ऐसा कैसे मुमकिन है? हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, दैट इज F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर हम K को ओपन कर लें, इसकी वैल्यू को ओपन कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो हमने एप्सिलॉन नॉट यूज किया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, और ये परमिटिविटी है फॉर द मेटल्स। जैसे कि हमने देखा कि परमिटिविटी जो मेटल की है वो इन्फिनिटी है। अगर इन्फिनिटी हो जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस का जो इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाना चाहिए, दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स को जीरो हो जाना चाहिए। पहले तो इस चीज को समझते हैं कि ये इंटरेक्शन खत्म क्यों हुआ। जब दो चार्जेस के दरमियान हम मेटल फिक्स करते हैं तो मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन इन दोनों चार्जेस के साथ जब अपना शुरू होगा, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मौजूदा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो इसी तरह से यहां मौजूदा चार्ज जो यहां मौजूदा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इस इंटरेक्शन की वजह से इस चार्ज की इनके साथ जो इंटरेक्शन रहेगा जो सरफेस ऑफ मेटल पे मौजूद है, इसी तरह इस चार्ज का इंटरेक्शन उन चार्जेस के साथ होगा जो यहां मेटल सरफेस पे मौजूद है। बट इस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से इस चार्ज की फील्ड ना तो इस चार्ज तक पहुंच पाएगी और इस चार्ज की फील्ड भी इसी तरह से यहां नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब यहां पर जो मेटल मौजूद है ये बहुत ज्यादा अपोजिशन दे रहा है टू द फील्ड ऑफ दीज टू चार्जेस, जिसकी वजह से इन दोनों चार्जेस की जो फील्ड है वो इस मीडियम को क्रॉस नहीं कर सकी और आपस में फील्ड इंटरेक्ट नहीं कर सके। तो हमने क्योंकि देखा कि एप्सिलॉन आर इज इंफिनिटी, मेटल के लिए बहुत ज्यादा हमारे पास ऑपोजिशंस हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंफिनिटी लिखना पड़ गया। तो ऑपोजिशन ज्यादा थी, बहुत ज्यादा है, इसलिए इंफिनिटी लिखा। इन द प्रेजेंस ऑफ इंफिनिटी हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं F equals to 1 over infinity, क्योंकि any quantity multiplied by infinity becomes infinity. So remaining factor Q1 Q2 over R square, and mathematically we know that 1 over infinity is 0. तो यहां रिलेशन में दिखाई देता है कि इस 1 over infinity के आ जाने की वजह से जो हमारे पास इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है दैट बिकम्स जीरो। फोर्स के जीरो होने का मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान जो फील्ड का इंटरेक्शन था वो जीरो हो चुका है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेटल। सो वी कैन से दैट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मेटल इज इंफिनिटी, यानी इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक है कि फील्ड्स ऑफ दो चार्जेस जो यहां मौजूद हैं उनको आपस में इंटरैक्ट होने नहीं देता। अगर दो डिफरेंट चार्जेस हों, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हों, नेचर डिफरेंट हो, तो इन दोनों के दरमियान अगर कूलम्स फोर्स पाई जाती हो तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, या जनरली दोनों के दरमियान फोर्स कितनी होगी। तो हम इस फोर्स को फाइंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर हम दोनों चार्जेस की इक्वेशन लिख लें अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, फर्स्ट फोर्स इज F12, that is the force on 1 by charge 2। अगर हम चार्ज Q1 कंसीडर कर लेते हैं +1 माइक्रोकूलम और चार्ज 2 कंसीडर कर लेते हैं -5 माइक्रोकूलम, तो जो फोर्स Q1 की तरफ से Q1 पे लगेगी, फोर्स बाय Q2 on 1, that is F12 and can be written as KQ1 Q2 over R square, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम दूसरे चार्ज की फोर्स को भी यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी फोर्स ऑन 2 by 1। सो सिमिलरली F21, that means force on charge 2 by charge 1. The expression can be written as KQ1 Q2 over R square, equation number 2।
यहां बच्चों हमने एक चीज ऑब्जर्व करनी है, वो ये है कि हमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस दिया जा रहा है Q1 और Q2, अगर इनका मैग्नीट्यूड लें इक्वेशन 1 में, तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो समझ में ही आ रहा है दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट के सेम वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 इक्वेशन 1 और 2 में सेम है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है, क्योंकि कंडीशन में दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस की वेरिएशन का जिक्र नहीं किया गया। सो वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू इक्वेशंस एज टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लिया जाए तो ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है F12 ओवर F21, सामने जो इनकी फैक्टर्स हैं उनको लिख दिया जाए कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय द सेम फैक्टर फॉर द सेकंड फोर्स के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जैसा कि डिस्कशन में हम बात लेकर आए कि हमारे पास मैग्नीट्यूड्स, कांस्टेंट एंड डिस्टेंस दोनों इक्वेशंस में दोनों फोर्सेस के लिए सेम है, सो वी कैन कैंसिल दीज टू फैक्टर्स। अगर ये फैक्टर्स कैंसिल कर दिए जाएं तो हमारे पास रेशियो ऑफ फोर्सेस बनता है F12 ओवर F21 इक्वल्स टू 1, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 रेशियो 1 या 1 अपॉन 1। सो जनरली अगर इसको एक्सप्रेस किया जाए तो ये बनेगा F12 रेशियो F21 दैट इज इक्वल्स टू 1 रेशियो 1। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जनरली जो भी फोर्स पाई जाती है, ये फोर्स सेम होगी। जितनी फोर्स +1 माइक्रोकूलम एक्सर्ट करेगा ऑन -5 माइक्रोकूलम, उतनी फोर्स -5 माइक्रोकूलम एक्सर्ट करेगा ऑन +1 माइक्रोकूलम, और दोनों चार्जेस स्टैटिक रहेंगे। वो इसलिए भी क्योंकि ये आपने बात याद रखनी है कि जब भी कूलम फोर्स दो चार्जेस के दरमियान हो, ये शर्त है, ये कंडीशन है कि चार्जेस स्टैटिक रहेंगे, क्योंकि अगर चार्जेस मूव हुए तो ये वायलेशन हो जाएगी कूलम्स लॉ की। तो यहां से हमने कंक्लूड किया कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड कुछ भी हो जाए, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाए और नेचर भी चेंज हो जाए, तो इसके बावजूद दोनों चार्जेस के दरमियान अगर कूलम फोर्स है तो रेशो रहेगी 1:1, यानी दोनों सेम फोर्सेस एक दूसरे पर एक्सर्ट करेंगे। तो हमने फाइंड ये करना है, कैलकुलेट ये करना है कि इन चार्जेस के दरमियान अब फोर्स क्या होगी जब हम इन चार्जेस को आपस में मिला दें और फिर इनको सेपरेट कर लें, अलग कर लें। तो यहाँ स्टूडेंट एक चीज़ जो समझने वाली है और जो ट्रिक है जो आपने अपने जहनों में रखनी है फॉर MD-CAT एंड फॉर E-CAT, वहाँ ऐसी ट्रिक्स को आपको इस्तेमाल करना होता है। तो बेसिकली होता है कि जब आप चार्जेस को आपस में मिला देते हो बाय यूजिंग एनी मीडियम, चाहे कोई वायर हो, चाहे और कोई कंडक्टिंग सरफेस हो, चाहे आप चार्जेस को डायरेक्टली आपस में जोड़ दें, एंड देन उनको आप जब सेपरेट करते हैं, तो अब जब सेपरेशन होगी तो चार्ज की न्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब वो चार्ज पहले जैसा नहीं रहेगा, यानी चार्जेस को आपस में मिलाने के बाद जब हम चार्जेस को अलग करते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो चार्जेस अब पहले जैसे नहीं रहे, उनके मैग्नीट्यूड्स चेंज होंगे। तो सवाल ये बनता है कि हाउ कैन वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस व्हेनेवर वी सेपरेट दीज चार्जेस। अब वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड बाय यूजिंग ए रिलेशन। सो सबसे पहले तो हम यहां पर देखते हैं कि दो चार्जेस इसने दिए हमें, Q1 इक्वल्स टू 1 कूलम, Q2 इक्वल्स टू हमारे पास है 3 कूलम, फोर्स इसने हमें दी हुई है 9 न्यूटन। और अगर यहां पर हम दोनों चार्जेस को आपस में मिलाकर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चलें, न्यू चार्जेस, तो इनको फाइंड करने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, चार्ज Q1 अगर फाइंड करना हो, Q2 फाइंड करना हो, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस आएंगे। इसके लिए हमें प्रीवियस चार्जेस का लेना पड़ता है रेशो। सो Q1 Q2 बाय 2, जो हमारे पास पहले के चार्जेस हैं हम इनका रेशो लेंगे। सो ये हमारे पास आएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहां पर देखते हैं कि अगर हम इन चार्जेस की रेशो निकालें तो Q1 और Q2 दोनों का सेम मैग्नीट्यूड आएगा, 3 + 1 4,
divided by 2 will give us the magnitude equals to 2 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें दो चार्जेस अब नए मिल रहे हैं Q1, बेशक इन पे प्राइम लगाएं, Q2 इक्वल्स टू 2 कूलम ऑफ चार्ज। अब इनके दरमियान हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो पहले 9 न्यूटन थी और अब वो 9 न्यूटन से चेंज होकर कितनी हो चुकी होगी वो फाइंड करनी है। सो वी हैव अनदर रिलेशन। अगर हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करें, सो एफ प्राइम ओवर एफ इक्वल्स टू, बाकी सब कांस्टेंट और डिस्टेंस कैंसिल हो जाएंगे, Q1 ओवर Q2 ओवर, हमारे पास क्योंकि नई फोर्स हम फाइंड करते हैं तो नए चार्जेस के साथ रेशो, और प्रीवियस फोर्स है तो प्रीवियस चार्जेस का प्रोडक्ट यहां पर होगा Q1 Q2। अगर हम यहां पर वैल्यूज को पुट कर लें, सो F प्राइम हमारे पास तो अपनी जगह रहेगा, Q1 एंड Q2 जो नए चार्जेस हैं 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3, और जो डिनोमिनेटर में फोर्स थी उसको यहां लाकर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां क्या इसका आंसर आएगा, क्या सोल्यूशन निकलेगा, इसको हम देख लेते हैं। F प्राइम इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9। अगर हम इनको कैंसिल कर दें तो 3 के टेबल पे अगर ये कटिंग होती है तो 3 3 9, तो हमारे पास जो अब न्यू फोर्स है इन बिटवीन 2 कूलम चार्जेस, दैट इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये एक लेंथी मेथड है, ये काफी बड़ा मेथड था जो कि हम अगर MD कैड या E कैड के एग्जाम में बैठे हुए हों तो ये मेथड ना हम कर सकते हैं और ना हमारे पास इतना टाइम होता है। तो हम कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक के जरिए सॉल्व करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, फोर्स F प्राइम इक्वल्स टू सम ऑफ न्यू चार्जेस Q1 प्राइम Q2 प्राइम और होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 विद द प्रीवियस चार्जेस Q1 Q2। अगर हम यहां और साथ में इनटू द प्रीवियस फोर्स, तमाम वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें तो 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 9, तो हमने जस्ट क्या करना है, वहां पर इन वैल्यूज को हमने रिजॉल्व करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। अगर हम ऊपर स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा 2 + 2 4 एंड 4 का स्क्वायर बन जाता है हमारे पास 16, 3 इंटू 4 12 इंटू 9। तो हम इनको अगर आपस में कैंसिल आउट कर दें तो हमें ये दिखता है कि यहां पर जो भी हमारे पास नई फोर्स आ रही है दैट इज 12 न्यूटन, क्योंकि फैक्टर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आ रही है दैट इज द 12 न्यूटन। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं कि इतना लेंथी मेथड चलाने पर हमारे पास फोर्स आई 12 न्यूटन, जबकि हमारे पास MD कैट और E कैट के पेपर में इतना वक्त नहीं है, तो हम शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हुए अपना आंसर निकालेंगे जो कि एग्जैक्टली मैच करता है विद द लॉन्ग मेथड। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज कहीं बोर्ड में मिलता है तो आप इस पूरे मेथड को यूज करेंगे, और अगर आपको कहीं किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं MCQ को सॉल्व करना है तो आप शॉर्ट ट्रिक को यूज करोगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों आंसर्स एक जैसे हैं, तो हमारी शॉर्ट ट्रिक भी यहां पर काम कर रही है और आंसर एग्जैक्टली वही है जो हमने प्रॉपर मेथड से उसको सॉल्व करते हुए आंसर निकाला है। When Coulomb force is maximum between charges, Coulomb force कब मैक्सिमम होगी चार्जेस के दरमियान? If a single charge is divided into 2 parts, कि अगर हम एक ही चार्ज को डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में तो हमारे पास फोर्स क्या होगी। अब यहाँ एक सवाल बनता है कि आया हम उस एक चार्ज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड करने वाले हैं, या हम उस चार्ज को अनइक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ एक ट्रिक बच्चों आपको बताने वाला हूं, अपने जहनों में रखेंगे आप, और ट्रिक को साथ यहां पर मैं मेंशन भी करता हूं और फिर उसको हम सॉल्व भी करके देख लेते हैं। ये याद रखने वाली चीज है कि जब हम किसी एक चार्ज को 2 हिस्सों में स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट करने में मैंने जैसे आपको कहा कि 2 ऑप्शंस हैं, या तो इक्वल मैग्नीट्यूड हो या अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स हो। तो अगर हम इक्वल मैग्नीट्यूड्स करते हैं तो 2 चार्जेस के दरमियान जो फोर्स आएगी ड्यू टू इक्वल मैग्नीट्यूड्स,
अगर इक्वल मैग्नीट्यूड्स हों तो जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द फोर्स इन बिटवीन द चार्जेस हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। अगर हम उस एक चार्ज को इक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड करते हैं, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो उन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, या हम जनरली कह सकते हैं जो कूलम फोर्स है, वो मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू दी फोर्स इन बिटवीन द चार्जेस हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। यानी जब भी कभी किसी चार्ज को अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स में हम डिवाइड करेंगे तो उनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्स हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू द चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स। तो हम लेट कर लेते हैं एक चार्ज, लेट ए चार्ज Q इक्वल्स टू 8 कूलम। अब मैंने एक चार्ज 8 कूलम कंसीडर किया और इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। मेरे पास ऑप्शंस ये हैं कि मैं इसको डिवाइड कर दूं इक्वल मैग्नीट्यूड्स में। तो पहले हम देखते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड। और दूसरी तरफ ऑप्शन हमारे पास बनता है कि हम उनको डिवाइड कर दें इन अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। इक्वल मैग्नीट्यूड्स अगर बच्चों हम करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, यानी इस एक चार्ज को हम डिवाइड करके स्प्लिट करके दो चार्ज बनाते हैं। Q1 बन जाएगा 4 कूलम और Q2 आ जाएगा अभी हमारे पास 4 कूलम, बिकॉज 4 प्लस 4 8 कूलम हो जाता है। तो ये हमारे पास आगे दो चार्जेस। अगर हम इस रिलेशन का यूज कर लें अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, F डायरेक्टली टू Q1 Q2, क्योंकि हमें बेसिकली यहां प्रोडक्ट देखना है। तो अगर हम प्रोडक्ट निकाल लें तो यहां Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट आएगा जो कि हमें फोर्स के बारे में इंफॉर्म करेगा, दैट इज 16 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर हम दो चार्जेस का प्रोडक्ट ले लें और उसके जरिए हम फोर्स निकाल लें तो हमारे पास हमें नजर ये आता है कि दो चार्जेस का जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 16 न्यूटन फोर्स लगा दी हमने अगर हम फोर्स फाइंड करते हैं। इसी तरह अगर हम इसको अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स में लेके जाते हैं, लाइक मेरे पास ऑप्शन बनता है कि अगर मेरे पास एक चार्ज हो Q1 इक्वल्स टू 7 कूलम, Q2 1 कूलम, इसी तरह एक और अनइक्वल मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि हम Q1 कंसीडर कर लें 5 कूलम और दूसरा चार्ज हम कंसीडर कर लें 3 कूलम। और ऐसी और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि हम 8 कूलम चार्ज को अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स में ले जाएं। अच्छा, अगर हम इन दो अनइक्वल चार्जेस का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो दैट मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू 7 न्यूटन। इससे जो हमें फोर्स मिलेगी बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिलता है 7 और साथ अगर हम न्यूटन लिख के फोर्स रिप्रेजेंट कर दें तो दिखता है कि यहां जो फोर्स आएगी दो चार्जेस के दरमियान वो 7 न्यूटन है। इसी तरह से अगर हम इस केस में देखें कि हमारे पास ये दो अनइक्वल चार्जेस 5 कूलम एंड 3 कूलम्स हैं, तो इनका अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 15 न्यूटन। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने जो दो पेयर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस लिए, इन दोनों केसेस में जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है फोर्स का, एक में 7 न्यूटन दूसरे में 15 न्यूटन, जबकि इक्वल मैग्नीट्यूड वाले केस में 16 न्यूटन था, जो कि हमारे इन दोनों आंसर्स, दोनों रिजल्ट से ज्यादा था। और यही टेक्निक और यही चीज मैं ऊपर यहां एक्सप्रेस करके आया हूं कि जब भी कभी चार्जेस को आप इक्वल मैग्नीट्यूड्स में डिवाइड करेंगे, इनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्स हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द फोर्स इन बिटवीन द चार्जेस हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। इसी तरह से स्टूडेंट यहां एक सवाल और भी करता है कि आपके पास अगर एक चार्ज है, चार्ज Q है, आप इसको इस तरह से स्प्लिट कर दें कि जो दो चार्जेस बने उनके दरमियान फोर्स मैक्सिमम हो, ये अमूमन सवाल पूछा जाता है। तो इसमें आप क्या करोगे कि इस चार्ज Q को स्प्लिट कर दोगे दो इक्वल पार्ट्स में। तो ये स्प्लिट हो सकता है इक्वल पार्ट में Q/2 Q/2। वो इसलिए क्योंकि अगर ये 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम का अगर हम हाफ ले लें, उसको 1 कूलम को इक्वली डिवाइड कर दें तो हाफ कूलम ये बन जाएगा
और हाफ कूलम ये बन जाएगा। अब इन दो चार्जेस के दरमियान का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमें ये दिखाई देगा कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। यानी अगर हम इसको अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स में डिवाइड करते हैं तो उन अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस के दरमियान फोर्स कम होगी एज कंपेयर टू दिस कंडीशन। तो इस कंडीशन में कि जब आपने चार्ज को इक्वली डिवाइड कर दिया, इस केस में, इस सिचुएशन में आने वाले जो दो चार्जेस हैं इनके दरमियान कूलम फोर्स मैक्सिमम होगी। हमने दो चार्जेस के दरमियान ऐसी लोकेशन फाइंड करनी है, ऐसा डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों जहां पर फील्ड जीरो हो जाए, और ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं जीरो फील्ड लोकेशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक लेंथी मेथड की तरफ जाना पड़ता है, प्रॉपर फॉर्मुलेशन से गुजरना पड़ता है, और ये अच्छा खासा बड़ा न्यूमेरिकल बनता है। बट क्योंकि क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप अगर इसको ई कैट के पुराने पेपर उठा के देखें, एमडी कैट के पेपर पुराने उठा के देखें, या बोर्ड के ऐसे बेस्ड पेपर उठा के देखें, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा सवाल दिखाई देगा। लेकिन इस सवाल को एमडी कैट और ई कैट के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है, आज हम इस क्वेश्चन पे उस रेफरेंस से बात करेंगे। तो हम बात ये करना चाहते हैं कि इस सवाल को बाय यूजिंग ए शॉर्ट ट्रिक हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमने इस सवाल को शॉर्ट ट्रिक के जरिए बच्चों जरा सॉल्व करना है। आज हमारा मेन कंसर्न यही होगा। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, साथ दो कंडीशंस भी आपको बतानी है, उनको भी अच्छे से याद रखेंगे। मेरे पास एक चार्ज है -1 कूलम, दूसरा चार्ज मैं कंसीडर कर रहा हूं +9 कूलम, और दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं डिस्टेंस d। हमारा मेन इंटरेस्ट ये है कि हम जीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करें, तो उसे हम नाम दे देते हैं x। हम ये फाइंड करना चाहते हैं जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। यहां एक चीज आपने बच्चों अच्छे से नोटिस करनी है कि जो ट्रिक आज हम यूज करने जा रहे हैं, दैट ट्रिक इज ओनली फॉर द चार्जेस हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। ये ट्रिक उन चार्जेस के लिए है जिनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट होंगे, बट उनकी नेचर सेम भी हो सकती है और नेचर ऑपोजिट भी हो सकती है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपके सामने ट्रिक लिख रहा हूं, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, इस ट्रिक को आप यूज करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस इन बिटवीन द चार्जेस डिवाइडेड बाय द रेशियो ऑफ चार्जेस, और रेशियो ऑफ चार्जेस में हम चार्ज न्यूमरेटर में वो कंसीडर करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सो Q ग्रेटर डिवाइडेड बाय Q स्मॉलर, और बच्चों यहां हम यूज करेंगे प्लस माइनस साइन 1। अब कंडीशन सुनने के बाद मैं इस फॉर्मूला को चेंज कर दूंगा। अगर दो चार्जेस ऑपोजिट हों तो हम यहां साइन यूज करेंगे नेगेटिव, ऑपोजिट नेचर की वजह से। और अगर यहां दोनों चार्जेस की नेचर सेम हो, ये भी प्लस का हो, ये भी प्लस का हो, ये भी माइनस का हो, ये भी माइनस का हो, तो हम साइन यूज कर लेंगे प्लस का। तो यहां क्योंकि अभी हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। x इक्वल्स टू डी ओवर, हमारे पास जो बच्चों Q ग्रेटर है वो है 9, छोटा चार्ज हमारे पास जो गिवन है वो है 1, और ऑपोजिट होने की वजह से यहां हम साइन लगाएंगे माइनस। अगर रूट्स को सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये फाइनल जो नीचे डिनोमिनेटर में बचता है ये है 3 - 1, और अगर फाइनल डिस्टेंस निकालें तो बच्चों ये डिस्टेंस आ जाता है हमारे पास। मैं यहां लिख देता हूं x इक्वल्स टू d/2, यानी जो भी डिस्टेंस होगा उसके मिड पॉइंट पर, उसके दरमियान में कहीं इन दो चार्जेस की जो फील्ड है वो जीरो होगी। सो दैट इज द लोकेशन और पॉइंट वेयर द फील्ड इज जीरो फॉर द चार्जेस हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, जो कि आपके सामने ऊपर हमने दिखा दी है। अब बच्चों हम ऐसा केस कंसीडर करते हैं कि जिसमें हम दोनों चार्जेस सेम कंसीडर कर लेते हैं, सेम नेचर होगी, सो सेम चार्जेस, और सेम चार्जेस के होते हुए आपको बताया है कि फॉर्मूला में हम साइन यूज करेंगे पॉजिटिव। अब फर्स्ट चार्ज हमारे पास जो कैपिटल है, जो बड़ा चार्ज है वो है 9, छोटा चार्ज हमारे पास है 1, और नेचर सेम होने की वजह से हम यहां यूज करेंगे 1। अगर हम यहां रूट सॉल्व कर लें तो हमारे पास यहां आंसर बनता है d ओवर
3 + 1। और फाइनली इसको भी अगर बच्चों यहां हम लिखें तो ये बनेगा x = टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब ये हुआ इन दो चार्जेस की अगर नेचर हम सेम कर दें तो अब जहां पर फील्ड 0 होगी दैट विल बी द क्वार्टर ऑफ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का वो 1/4 होगा, यानी क्वार्टर होगा। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं d/4 होगा। तो बच्चों आपने देखा कि हमने इंतहाई आसान मेथड से शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हुए इतने मुश्किल क्वेश्चन को विद इन 1 और 2 मिनट्स इजीली हमने सॉल्व कर लिया। आप इसको अगर आप प्रॉपर मेथड से लेके चलेंगे तो भी आपको आंसर यही मिलेगा। लिहाजा जब भी आप कभी ई-कैट और एमडी-कैट के इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हो तो आपने इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है और एग्जाम में इस ट्रिक को आपने यूज करना है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है डायगोनल्स के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर, जबकि डायगोनल्स किसके हैं? ऑफ स्क्वायर, वेयर 4 अल्टरनेटिव चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, जबकि 4 अल्टरनेटिव चार्जेस यानी प्लस माइनस करते हुए 4 चार्जेस को उस स्क्वायर के कॉर्नर पे हमने एडजस्ट कर दिया है। तो हम सबसे पहले तो बच्चों यहाँ डायग्राम से बात को समझते हैं कि हमारे पास क्या आंसर बन सकता है। एक छोटा सा रेफरेंस अगर मैं कंसीडर करूं, क्योंकि हमने अल्टरनेटिव चार्जेस की बात की है, तो डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक स्केल बनाते हैं। इस स्केल के कॉर्नर पे हम चार्जेस शो कर देते हैं। अगर ये हमारे पास प्लस क्यू है इसको माइनस क्यू कह देते हैं, इसको फिर से हम प्लस क्यू कर देते हैं क्योंकि अल्टरनेटिव चार्जेस हैं, इसको हम फिर से माइनस क्यू कर देते हैं। और हमसे क्वेश्चन ये किया गया कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालें, यानी अगर डायगोनल्स बनाते हैं तो नजर ही आता है कि प्लस क्यू का इंटरेक्शन प्लस क्यू चार्ज के साथ हो रहा है और माइनस क्यू जो नेगेटिव चार्ज है इसका इंटरेक्शन नेगेटिव चार्ज के साथ हो रहा है। और ये आ चुका है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट P। अगर ये देखा जाए फिर से तो नजर ही आता है कि पॉजिटिव चार्ज का इंटरेक्शन हो रहा है पॉजिटिव से, नेगेटिव का इंटरेक्शन हो रहा है नेगेटिव से। व्हेन वी ऑब्जर्व द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, जरा टेक्निक पे फोकस करें। दो पॉजिटिव चार्ज आपस में इंटरएक्ट कर रहे हैं, दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या टेक्निक हो सकती है? हमने देखा दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। यानी अगर हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएं तो ये चार्ज यहां से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा डेविएट करते हुए, यहां से दिखाएगा, ये दिखाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखाई देंगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, न्यूट्रल रीजन होगा। यानी ये दो सेम चार्जेस एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट्स को जीरो कर रहे हैं। तो लाइकवाइज अगर इस डायग्राम में देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो कर रहा है और ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां कैंसिल कर रहा है। तो हम अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तमाम चार्जेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो हमने ये डायग्राम में देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को नलिफाई करता है, ये नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को नलिफाई करता है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि मिड पॉइंट पर स्क्वायर पे जहां डायगोनल्स का इंटरसेक्शन है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बच्चों एक्सप्रेशन जानते हैं। मैं यहां एक साइड पर फॉर्मूला लिख कर दिखाता हूं आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है Q/R, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हर इंडिविजुअल चार्ज के लिए अलग लिखा जाएगा। अगर वो चार्ज प्लस है तो फॉर्मूला में भी प्लस लिखा जाएगा, अगर वो चार्ज नेगेटिव है माइनस है
तो फॉर्मूला में भी माइनस लिखा जाएगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन तमाम तर चार्जेस की कलेक्शन की वजह से यहां पर हमें मिल रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हर इंडिविजुअल चार्ज को देखते हुए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन लिख लें। तो अगर इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन लिखें तो पहला चार्ज है प्लस के क्यू ओवर आर, दूसरा चार्ज है माइनस, सो माइनस के क्यू ओवर आर, तीसरा चार्ज बच्चों फिर से प्लस वाला है, प्लस के क्यू ओवर आर, चौथा चार्ज फिर से बच्चों माइनस के साथ है, तो माइनस के क्यू ओवर आर। हमें ये दिखता है कि ये प्लस इस माइनस को कैंसिल करता है, ये प्लस वाला इस वाले नेगेटिव माइनस को कैंसिल करता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यहां पर जीरो ही निकलेगा। और बच्चों ये हमारे पास एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है, हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आप बच्चों को मालूम है कि जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है लेकिन वहां पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें स्केयर के डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो है। तो हमने देखा कि डायगोनल्स पॉइंट पर जहां इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो है। हमारे पास इनफिनिट नंबर ऑफ चार्जेस हैं और उन तमाम इनफिनिट नंबर ऑफ चार्जेस को उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है हमने फाइंड करनी है एट पॉइंट O, यानी कि हमारे पास ओरिजिन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने डायग्राम में एक चीज जनरलाइज की है कि तमाम तर चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज इन मीटर, जो कि 1, 2, 4, 6, 8, 16 एंड सो ऑन हमने कंसीडर किया। अगर हम एक चार्ज की बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है E इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। बट देखिए यहां पर अभी एक चार्ज तो है नहीं, हमारे पास इनफिनिट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो हमें तमाम चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को सम अप करना होगा। तो हम उसको कैसे सम अप कर सकते हैं? सबसे पहले तो फॉर इनफिनिट चार्जेस हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे उसमें क्या होगा कि तमाम तर चार्जेस की फील्ड्स को आपस में ऐड करेंगे। सबसे पहले आएगा के क्यू ओवर, पहले चार्ज का डिस्टेंस 1 कंसीडर किया गया 1 स्क्वायर, सेकेंड चार्ज के क्यू ओवर 2 स्क्वायर, के क्यू ओवर 4 स्क्वायर, के क्यू ओवर 8 स्क्वायर एंड सो ऑन, इनफिनिट नंबर ऑफ चार्जेस की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली। अब इस एक्सप्रेशन में जो जो फैक्टर कॉमन हैं उनको हम बाहर अगर निकाल लें, सो के क्यू एक्सप्रेशन को ऐसा लिखा जा सकता है 1/1 लिखा जा सकता है 1 + 1/4 प्लस, मैं ये देख रहा हूं कि यहां पर मैं फैक्टर्स को 1:4 की पावर्स के साथ एक्सप्रेस कर सकता हूं। सो 1/4 पावर 2 + 1/4 पावर 3 एंड सो ऑन फॉर इनफिनिट नंबर ऑफ चार्जेस। यहां मैं देखता हूं कि ये जो मेरे पास यहां पर तमाम तर चार्जेस की फील्ड का सम आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्योंकि बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से सीरीज चल पड़े, फर्स्ट फैक्टर इनटू रेशो r प्लस AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन, तो इसके लिए हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला है। बट उससे पहले एक कंडीशन देखी जाती है, A कहलाता है द फर्स्ट टर्म, R कहलाता है द रेशो, ये जो उसके साथ मौजूद है आगे, ये देखा जाता है कि 1 से बड़ी है छोटी है। अगर ये बच्चों 1 से छोटी हो, जैसे कि हमारे केस में R की वैल्यू 1 से छोटी है क्योंकि 1/4 रेशो चल रही है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस, हम इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बनेगा। अगर हम अपने इस एक्सप्रेशन को देकर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली निकालें बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला, तो स्टूडेंट इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, E इक्वल्स टू के क्यू तो कॉमन है,
और जो बाकी फैक्टर्स मौजूद हैं उनमें अगर हम देखें तो a हमारे पास है 1, r हमारे पास है 1/4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा k क्यू हमारे पास 1/4 -1/4। एंड फाइनली इसको अगर हम यहां पर सिंप्लीफाई कर दें तो इसको लिखा जा सकता है E इक्वल्स टू, ये 4 बच हो जाएगा न्यूमिरेटर में, k क्यू एज इट इज 7 आ जाएगा, एंड 4 - 1 3। तो हमारे पास जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस एट द ओरिजिन, दैट इज इक्वल्स टू 4/3 k क्यू। तो हमने देखा बच्चों यहां पर कि हमने सम ऑफ फील्ड्स को ऑब्जर्व किया, तो टेक्निक क्या यूज की हमने, वो टेक्निक ये कि हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रिलेशन यूज करना है। अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रिलेशन को यूज नहीं करेंगे तो ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन बन जाएगा और इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे निकालना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं, बल्कि हमारे लिए ये इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, इसको हम फाइंड नहीं कर सकेंगे, नामुमकिन हो जाएगा। सो ये हमारे पास एक शॉर्ट टेक्निक है to find the electric field of infinite number of charges at the origin or at point O। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बच्चों इनके गिवन पॉइंट्स पे जो कि डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं, √2, √7 एंड 0, जबकि पॉइंट चार्ज जो हमारे पास पड़ा हुआ है ओरिजिन पे दैट इज 0.009 माइक्रोकूलम। अब हमें यहां दिखाई दे रहा है इस ट्रिक में हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसने पॉइंट्स का जिक्र किया है, तो हमें पॉइंट से पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेशन हमारे पास होता है E वेक्टर इक्वल्स टू k q ओवर r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स हमारे पास जो r यूनिट वेक्टर है ना, ये तो तब यूज होता है जब हमारे पास सिंगल को पोजीशन हो, सिंगल पॉइंट हो, बट हमें यहां पर पोजीशन वेक्टर का यूज करना है जिसके अंदर हमारे पास x, y, z बाकी यूनिट वेक्टर्स भी शामिल होंगे। तो हम लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू द पोजीशन वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। अगर यहां हम इस फॉर्मूला को इससे रिप्लेस कर दें तो इसे लिखा जा सकता है k q पोजीशन वेक्टर ओवर r क्यूब। हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट्स। बट सबसे पहले तो अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो r वेक्टर निकाला जा सकता है किस तरह से, अगर वेक्टर फॉर्म में पॉइंट्स को कन्वर्ट कर दें तो √2i यूनिट वेक्टर, √7j यूनिट वेक्टर, और क्योंकि z हमारे पास जो वो 0 है इसलिए उसको वेक्टर एक्सप्रेशन में लिखने की जरूरत नहीं होती। सेकेंडली अगर हम देखें तो यहां से मैग्नीट्यूड भी निकाला जा सकता है r का, r इक्वल्स टू 2 + 7 इक्वल्स टू 9, और 9 का अगर रूट ले लिया जाए तो ये बन जाता है 3। सिमिलरली अगर हम चार्ज इसने गिवन किया है इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हम इस चार्ज को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अगर साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें तो ये बनेगा 9 × 10⁻⁻9 कूलम्स। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स, क्योंकि आपको मालूम है कि हम जब एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम्स में बैठते हैं तो वहां कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। हमारे पास k की वैल्यू है 9 × 10⁻+9, q की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10⁻⁻9। जैसे कि हमने यहां पर इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया, तो अगर लिखें इसको तो 2i यूनिट वेक्टर √7j यूनिट वेक्टर, इनको पैरेंथेसिस में इनक्लोज करते हैं, डिवाइडेड बाय r क्यूब है, तो r हमारे पास 3 है तो r का हमने कर लेना है क्यूब। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें कुछ फैक्टर्स यहां पर कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, 10⁻⁻9 10⁻⁻9 से कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, अगर हम बच्चों यहां पर इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 9 × 9 81, 2i यूनिट वेक्टर 7j यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय का क्यूब अगर हम ओपन कर दें तो ये बनेगा 27। आप इनकी कैंसिलेशन कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा
3 के टेबल से कटिंग हो जाती है। सो फाइनली हम अपना यहां आंसर लिख सकते हैं 3√2i यूनिट वेक्टर प्लस 3√7j यूनिट वेक्टर। सो दैट इज अ रिक्वायर्ड आंसर जो हमने विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर लिया है। सो ये बच्चों हमारे पास टेक्निक थी जिसमें हमने देखा कि हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी कैलकुलेटर के इस्तेमाल किए बगैर सॉल्व कर सकते हैं और इंतहाई आसान तरीके से और छोटे मेथड को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व किया है। बस इस चीज का ख्याल रखना है आपने कि तमाम तर दिए हुए डाटा को पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने कहीं रफ पेज पे लिख लेना है एंड देन अपने क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस में ये एप्लीकेशन तो देखी कि हम इनफाइनाइट चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड कर सकते हैं, बट आज उसी से रिलेटेड एक एप्लीकेशन उसने हमें बना कर दे दी कि आप दो इनफाइनाइट चार्ज शीट्स के दरमियान फाइंड करें कि फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है। तो यहां हम डायग्राम से पहले इस चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ये हो और दूसरी इनफाइनाइट शीट कहीं किसी फासले पर यहां बना दी जाए विद द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म और पॉजिटिव ही कंसीडर करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस। तो यहां भी हमने कंसीडर कर लिया ये वही पॉजिटिव चार्ज शीट है, बड़ी इनफाइनाइट है। अब एक शीट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए सिंगल शीट इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर दिस सिंगल प्लेट। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं इस प्लेट की इस डायरेक्शन में और इसकी निकालते हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें दोनों के मिड पॉइंट पे चाहिए, तो हमें ये दिखाई देता है कि अगर एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में उस पर पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, तो जो दूसरा यहां पर शीट मौजूद है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ऑपोजिट है, तो मैं इसको नेगेटिव कंसीडर कर लेता हूं। तो अगर मैं इनका यहां पर नेट रिजल्ट निकालता हूं इन बिटवीन दी प्लेट्स, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई देती है E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव। अगर हम दोनों की वैल्यूज को इसमें पुट कर दें तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का इन बिटवीन दी प्लेट्स ये 0 होगा। तो हम ये देख सकते हैं बच्चों कि अगर हम एक प्लेट कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कुछ और होगा, लेकिन अगर हम वही दो शीट्स कंसीडर करते हैं तो इन दो शीट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और हमारे पास आने वाला जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा, वो 0 होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 होती है इन बिटवीन चार्जेस, यानी 0 फील्ड लोकेशन हमने फाइंड की। आज हम फाइंड करना चाहते हैं 0 पोटेंशियल लोकेशन या 0 पोटेंशियल पॉइंट, कि जब हम दो चार्जेस लेंगे तो उनके दरमियान पोटेंशियल कहां 0 होगा। हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस को लेके चलेंगे। जैसे अगर मैं सिंपल केस की बात करूं तो दो सेम चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होगा अगर दोनों चार्जेस नेचर भी सेम रखते हैं और अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर दो चार्जेस ऑपोजिट नेचर रखते हैं बट मैग्नीट्यूड सेम है तो उन दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। ये हम जनरली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्रेशंस के जरिए दिखाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दो डिफरेंट चार्जेस हों और मैग्नीट्यूड्स भी डिफरेंट हों और फिर हमसे सवाल करें कि बताएं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां 0 होगा, तो ये हमारे लिए एक अहम टास्क है। इसका सोल्यूशन हमें आना चाहिए और आज हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम विद इन 2 मिनट्स और विद इन 1 मिनट कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, कह रहा है कैलकुलेट द 0 पोटेंशियल पॉइंट और लोकेशन इन बिटवीन डिफरेंट चार्जेस। अगर हम डिफरेंट चार्जेस कंसीडर करते हैं तो उन डिफरेंट चार्जेस के दरमियान 0 पोटेंशियल पॉइंट कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो हम यहां कंसीडर करते हैं कि अगर चार्जेस सेम हो, सेम चार्जेस
अगर हम कंसीडर कर लें वो सेम चार्जेस जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, सेम नेचर, यानी कि नेचर भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो अगर ऐसा हो तो स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर। जैसा कि हम जानते हैं कि इस फॉर्मूला में ये जो हमारे पास V इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर है, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो अगर हमारे पास दो सेम चार्ज आ जाते हैं, लाइक हमारे पास पहले चार्ज का पोटेंशियल आ गया V1, पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा हमारे पास चार्ज आ गया पॉजिटिव, उसका भी पोटेंशियल हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अगर हम टोटल पोटेंशियल निकाल लें V1 प्लस V2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2kq ओवर r। ये तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि दो सेम चार्जेस अगर हमारे पास हो तो उनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होगा। वो पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं करेंगे, उनके दरमियान कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हम कर लें कि हमारे पास अगर चार्जेस जो हैं उनकी नेचर हम डिफरेंट कर दें, डिफरेंट चार्जेस, और डिफरेंट चार्जेस से क्या मुराद है, नेचर डिफरेंट कर दें बट मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड। नेचर डिफरेंट कर दी लेकिन मैग्नीट्यूड स्टिल सेम है, तो हमारे पास यहां क्या होगा, अगर पहले चार्ज का हम पोटेंशियल लिख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस के क्यू ओवर आर, अगर दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के क्यू ओवर आर। अगर हम नेट पोटेंशियल निकालते हैं तो V1 प्लस V2 अगर किया जाए तो आंसर आ जाएगा 0। इस सिचुएशन में कि जब बच्चों हमारे पास दोनों चार्जेस जो हैं सेम मैग्नीट्यूड के हों और नेचर इनकी ऑपोजिट हो, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, उसके जीरो होने के चांसेस होंगे। बट अभी हमारे इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है कि चार्जेस टोटली डिफरेंट हैं, उनकी नेचर भी डिफरेंट है और उनके मैग्नीट्यूड्स भी डिफरेंट है। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम दो चार्जेस कंसीडर कर लेते हैं। एक चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं Q1 इक्वल्स टू 4 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं Q2 इक्वल्स टू विद नेगेटिव नेचर -9 माइक्रोकूलम। इन दोनों के दरमियान एक स्पेसिफिक कोई डिस्टेंस भी हम कंसीडर कर लेते हैं एंड द डिस्टेंस L इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर सपोज करें कि हमने कंसीडर कर लिया। अब इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां जीरो होगा, हर इंडिविजुअल के लिए डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है। Q1 का अलग डिस्टेंस होगा, Q2 का अलग डिस्टेंस होगा। तो इसको फाइंड कैसे करना है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। हमने अगर फाइंड करना है डिस्टेंस x कि जहां पोटेंशियल जीरो होता है, तो हमने क्या करना है, K और Q का प्रोडक्ट ले लेना है। जिस चार्ज की वजह से हमने देखना है कि पोटेंशियल जीरो हो रहा है उसका प्रोडक्ट हमने K से ले लेना है, बट K इज अननोन। तो स्टूडेंट यहां K फाइंड करने का भी एक ट्रिक है। K हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, K इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इन बिटवीन चार्जेस, जो दोनों चार्जेस के दरमियान आपको डिस्टेंस गिवन किया गया है वो डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 प्लस Q2। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं K को। सो हमारी जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक अगर हम चलें तो हम क्या करेंगे, K इक्वल्स टू, हमें L की वैल्यू दी गई है 26 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड्स का सम हमने करना है 4 प्लस 9। अगर हम इन दोनों का सम ले लें स्टूडेंट्स तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाती है 26 बाय 13 और K की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से हमारे पास 2। अब हमने यहां पर निकाल ली K की वैल्यू भी विद यूनिट्स, आगे जो भी यूनिट्स हैं इसकी यूनिट्स आप लगा सकते हैं, यूनिट्स लगा दें इसकी। अब हमने K भी फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस। तो अब हम उस इक्वेशन का यूज करेंगे। नाउ x इक्वल्स टू, अगर मैं x1 कह दूं क्योंकि पहले चार्ज की मैं पोजीशन देखना चाहता हूं कहां उसका पोटेंशियल जीरो होगा, तो KQ1 एंड
k की वैल्यू 2 है, q1 हमारे पास स्टूडेंट्स 4 है, तो मैं लिख सकता हूं x1 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया वो पहला डिस्टेंस जो कि Q1 चार्ज का है, यानी कि Q1 चार्ज अपने यहां करीब 8 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो कर लेगा। बच्चों इसी तरह से इस फॉर्मूला को यूज करते हुए x2 भी निकाला जा सकता है। एक तो ये टेक्निक हो गई कि आप सेम फॉर्मूला यूज करते हुए उस चार्ज के लिए पॉइंट फाइंड कर लें कि उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां जीरो करना है या उसको पोटेंशियल कहां जीरो होगा। एंड द सेकंड टेक्निक इज कि टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है, टोटल डिस्टेंस में से आपका जो पहला डिस्टेंस आ चुका उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले फॉर्मूला से ऑब्जर्व करते हैं x2 को, KQ2 2 इंटू 9 एंड 9 इंटू 2 18 सेंटीमीटर। x2 ये बच्चों आ चुका है हमारे पास दूसरे चार्ज का वो डिस्टेंस इस साइड से कि जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो रहा है। अब हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप 26 में से 8 माइनस करें तो भी 18 ही आता है। अब वेरीफाई करना है कि आंसर सही है या नहीं है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों पाथ्स को, दोनों डिस्टेंस को ऐड करने हैं। 18 प्लस 8 आपने देखना है कि क्या टोटल डिस्टेंस के बराबर है। तो हाँ, आप देख रहे हैं कि हमारे पास 18 प्लस 8 इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ ये जो हमने ट्रिक अप्लाई की है दैट इज करेक्ट, और इससे जो हमारा आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फॉर्मूला के जरिए जो डिस्टेंस x1 निकाला 8 वो बिल्कुल सही है, और दूसरे चार्ज का पोटेंशियल जहां जीरो हो रहा है x2 वो 18 सेंटीमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स जब भी कभी आपको नेक्स्ट टाइम अगर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए कहा जाए कि पोटेंशियल कहां जीरो होगा इन बिटवीन डिफरेंट चार्जेस, तो आप इस टेक्निक का, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप अपना आंसर निकाल सकते हैं।